दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में टसल चल रहा है बहुत टाइम से, और उसमें एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है सर्विसेज को लेके कि सर्विसेज का कंट्रोल किस पे रहेगा। इसी पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था कि जो सर्विसेज की अथॉरिटी है या जो सर्विसेज का कंट्रोल है वो आपका दिल्ली सरकार के अंडर जाना चाहिए। अब इस जजमेंट के बाद कुछ दिन बाद इंडियन प्रेसिडेंट के द्वारा ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है, और इस ऑर्डिनेंस में जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसे रिवर्स करने के ऑब्जेक्टिव से ये ऑर्डिनेंस जो है वो इशू किया गया। सो हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी IQ पीसेस प्लेटफॉर्म। और आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो ऑर्डिनेंस आया है, ये ऑर्डिनेंस क्यों निकाला गया, ऑर्डिनेंस होता क्या है, ऑर्डिनेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, ऑर्डिनेंस के एडवांटेजेस क्या है, ऑर्डिनेंस के डिसएडवांटेजेस क्या है। हम पॉलिटिकल न्यूज में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, इन सारी चीजों में जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है ऑर्डिनेंस। तो हमारा फोकस इस वीडियो में रहेगा ऑर्डिनेंस को समझने का, ठीक है। आपके पॉलिटी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस किसके द्वारा इशू किया जाता है, किस आर्टिकल से इशू किया जाता है, इसके क्या मिसयूज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है ऑर्डिनेंस के बारे में, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। एक होलिस्टिक ऑर्डिनेंस पे ये क्लास है आपका। करंट से लिंक करते हो स्टैटिक को, ये एक आपका परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे आप करंट को स्टैटिक से लिंक कर सकते हो। जैसे आपने देखा कि ऑर्डिनेंस न्यूज में है, आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ ऑर्डिनेंस अगर न्यूज में है तो भाई ऑर्डिनेंस एक तो स्टैटिक सब्जेक्ट है, अब वो करंट में है तो आपको ऑर्डिनेंस पे प्रिपेयर कर लेना है, अपने हिसाब से टॉपिक प्रिपेयर कर लेना है कि एग्जाम में आ भी सकता है, नहीं आया तो अलग बात है, पर इस तरीके से चीजों को करंट से लिंक किया जाता है स्टैटिक के साथ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था अपना, हालांकि इस पे मैंने पूरा एक डिटेल वीडियो बनाया, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, ठीक है। आप चैनल पे जाओगे तो मेरे कई सारे करंट के टॉपिक्स हैं, उस पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया। अगर आपको डिटेल जानना है कि कैसे ये सारी चीजें टसल जो स्टार्ट हुई, उसका एक डिटेल वीडियो है। हम बात करेंगे आज के वीडियो में कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसको रिवर्स करने के लिए एक ऑर्डिनेंस जो है वो इशू किया गया है, ठीक है। एक ऑर्डिनेंस जो है वो इशू किया गया है, और इस ऑर्डिनेंस को इशू करने के बाद बहुत से क्रिटिक्स जो हैं या बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं उनका यह मानना है कि ये जो ऑर्डिनेंस इशू किया गया है, ये जो ऑर्डिनेंस इशू किया गया है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो सर्विसेज की पावर है वो वापस से लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों में दे दी जाए, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर को रिस्टोर करने के लिए ये ऑर्डिनेंस जो है वो इशू किया गया है। ऐसे बहुत से पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत से क्रिटिक्स जो हैं वो ये कह रहे हैं। क्योंकि अगर हम इस ऑर्डिनेंस को देखें, थोड़ा सा ऑर्डिनेंस को समझ लो। जो ऑर्डिनेंस है आपका नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, इसमें 3 लोग हैं, एक चीफ मिनिस्टर, ठीक है, चीफ मिनिस्टर यानी कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है, उनके साथ साथ 2 सीनियर IAS ऑफिसर्स हैं, 2 सीनियर IAS ऑफिसर्स हैं। तो इसमें कुछ भी अगर डिसाइड करना होगा तो मेजॉरिटी वोट के थ्रू होगा। इसी के बेसिस पे यह बोला जा रहा है कि क्योंकि मेजॉरिटी में 2 सीनियर ऑफिसर्स हैं, अब सीनियर ऑफिसर सेंट्रल के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत से जो क्रिटिक्स हैं उनका यह मानना है कि ऐसी सिचुएशन में जो चीफ मिनिस्टर के व्यू हैं वो ओवर रूल कर जाएंगे, क्योंकि यहां पे मेजॉरिटी वोट किया जाता है। भाई मेजॉरिटी है तो 2-1 से अगर कोई वोट हो रहा है तो 2 इधर और 1 उधर, तो ऑब्वियस सी बात है जो चीफ मिनिस्टर का व्यू है वो ओवर रूल्ड हो जाएगा। ये बहुत से पॉलिटिकल एनालिस्ट और क्रिटिक्स का कहना है। इसी वजह से जो ऑर्डिनेंस इशू किया गया है, इसका बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये इस ऑर्डिनेंस को इशू करने का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि वापस से जो लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दे दी है व्हेन इट कम्स टू सर्विसेज, अथॉरिटी ऑफ सर्विसेज, वो वापस से LG के पास आ जाए। अब देखो ऑर्डिनेंस के बारे में देखते हैं कि ऑर्डिनेंस क्या है, ऑर्डिनेंस को पूरा डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस की अगर हम बात करें तो ये आपका आर्टिकल 123 के द्वारा इशू किया जाता है। सीधे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया, आर्टिकल ध्यान रखना भाई। आर्टिकल 123 के द्वारा ऑर्डिनेंस जो है वो इशू किया जाता है। कंडीशन क्या रहती है, इशू किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इशू कंडीशन क्या रहती है कि ईदर ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, ईदर ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, यानी कि राज्यसभा हो लोकसभा, या तो ये दोनों सेशन में ना हो, ठीक है, इन दोनों का सेशन ना हो, या तो किसी एक हाउस का सेशन ना हो। सिर्फ इन्हीं दोनों कंडीशंस पे आपकी ऑर्डिनेंस जो है वो इशू किया जा सकता है। क्योंकि अगर दोनों हाउसेस सेशन में है तो ऑब्वियस सी बात है भाई ऑर्डिनेंस का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि अगर दोनों हाउसेस सेशन में है तो पार्लियामेंट से ही प्रॉपर लॉ बन जाएगा, तब ऑर्डिनेंस का रास्ता क्यों अपनाया जाए। तो ऑर्डिनेंस जो है वो इसलिए प्लेस किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा कि अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आती है, ऐसी कोई इमरजेंसी कंडीशंस आती है
ऐसी कोई इमरजेंसी कंडीशंस आती है जहां पे बहुत ज्यादा जल्दी में लॉ बनाना है, बहुत ज्यादा जल्दी में कोई पॉलिसी बनानी है या कानून बनाना है, और उस वक्त लोकसभा राज्यसभा या दोनों हाउस सेशन में नहीं है, तो उनके हाउस के सेशन का वेट करने से अच्छा है कि हम टेम्पररी बेसिस पे कोई लॉ या कोई पॉलिसी बनाते हैं, और वो रूट क्या होगा? वो रूट होगा भैया ऑर्डिनेंसेस। वो रूट क्या होगा? वो होगा आपका ऑर्डिनेंसेस। यानी कि सिर्फ इमरजेंसी में अगर कोई ऐसी कंडीशन आ गई, कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस आ गई है, अब उस पे कोई पॉलिसी बनानी, कोई लॉ बनानी है, अगर उसमें पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, चाहे लोकसभा नहीं है, चाहे राज्यसभा नहीं है, दोनों हाउस नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वेट करने से अच्छा है, इंतजार करने से अच्छा है कि इमीडिएट एक्शन लिया जाए, कोई पॉलिसी, कोई कानून बनाया जाए। और वो इमीडिएट एक्शन क्या है? वो इमीडिएट एक्शन भैया ऑर्डिनेंसेस है। और फिर जब वापस पार्लियामेंट सेशन में आएंगे, ठीक है, जब पार्लियामेंट के दोनों हाउस सेशन में आएंगे, तो फिर इस ऑर्डिनेंस में अगर एज इट इज पास करना है तो इसे पास कर दिया जाएगा। अगर हाउस को लग रहा है कि कोई चेंजेस करने हैं तो इस ऑर्डिनेंस में कुछ चेंजेस करके इस ऑर्डिनेंस को वापस ले लिया जाएगा, एक प्रॉपर बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और ये जो बिल है ये फिर एक्ट में बन जाएगा। तो भैया ये पूरा प्रोसेस रहा है, ये पूरा ऑब्जेक्टिव रहा है कि क्यों जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऑर्डिनेंस का प्रोविजन डाला गया। क्लियर हो गया? ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई डाउट रहेगा आप अपने डाउट्स कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। मैंने वैसे बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी है। अब देखो, ये जो ऑर्डिनेंस आता है ना, जो ऑर्डिनेंस निकाला जाता है, जो ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है, इसकी वैल्यू भैया सेम लॉ की तरह रहती है, कोई डिफरेंट नहीं रहेगा। जो बिल पार्लियामेंट के प्रोसेस से बन के पास होके कानून बना है, सेम वही दर्जा आपका ऑर्डिनेंस पे भी रहता है। अगर कोई पॉलिसी, कोई लॉ ऑर्डिनेंस के थ्रू बनी है तो उसका स्टेचर भी सेम रहेगा जो पार्लियामेंट में नॉर्मल बिल जो है वो एक्ट बना है। तो ये भी ध्यान रखना, अगर स्टेटमेंट आ जाएगा, सपोज करो स्टेटमेंट आ गया कि जो ऑर्डिनेंस के लॉ हैं और जो पार्लियामेंट में पूरे प्रोसेस से जो लॉ बनते हैं, क्या उन दोनों के स्टेचर में कोई डिफरेंस है? तो कोई भी डिफरेंस नहीं भैया, दोनों का स्टेचर सेम है पूरी तरीके से। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है भाई कि मैक्सिमम वैलिडिटी क्या रहती है। ये तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन और कई बार आ चुका है, तो बहुत से लोगों ने याद भी कर लिया होगा। तो इसको याद रखना कि जो मैक्सिमम वैलिडिटी रहती है वो 6 महीने, ठीक है, क्योंकि हर 6 महीने में सेशन होना ही होना है पार्लियामेंट का, तो 6 महीना रहती है। उसके बाद 6 वीक्स, तो 6 मंथ 6 वीक जो है वो आपकी मैक्सिमम वैलिडिटी भी होती है। मैक्सिमम वैलिडिटी है ये, ऐसा नहीं कि यही होगी। हो सकता है कि ऑर्डिनेंस आए, उसके 2 महीने बाद सेशन, पार्लियामेंट का सेशन आ गया तो ऑर्डिनेंस जल्दी भी खत्म हो सकता है, पर मैक्सिमम जो है वो 6 महीना है। क्योंकि भैया क्योंकि कम से कम 2 सेशन तो पार्लियामेंट के होंगे ही होंगे एक साल में, क्योंकि मिनिमम 6 मंथ में एक बार तो सेशन करना ही करना है, कंक्लूड करना ही करना है। तो कम से कम 2 सेशन तो होंगे ही होंगे। तो इस वजह से मैक्सिमम वैलिडिटी जो है वो किसी भी ऑर्डिनेंस की कितनी है? 6 मंथ एंड 6 वीक्स। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, किस उद्देश्य से कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा जो है वो ऑर्डिनेंस इंडक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आ जाएगा, क्या गवर्नर भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, एक फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, गवर्नर भी कर सकते हैं। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 213। प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 इशू करते हैं ऑर्डिनेंस। गवर्नर कौन सा आर्टिकल? 213। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, आर्टिकल 123, आर्टिकल 213। अब प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस। प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस क्या होता है? प्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस ये होता है कि अगर कोई ऑर्डिनेंस लैप्स कर गया, अगर कोई ऑर्डिनेंस लैप्स कर गया, अगर कोई ऑर्डिनेंस लैप्स कर गया तो फिर से, ठीक है, फिर से जो है गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि नेसेसरी है तो वो फिर से ये ऑर्डिनेंस को री इशू कर सकते हैं, इस ऑर्डिनेंस को री इशू कर सकते हैं, और इसी को कहते हैं प्रमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, रीप्रमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस। अगर स्टेटमेंट में आ जाएगा कि रीप्रमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस क्या है, तो इसका मतलब यही है कि कोई ऑर्डिनेंस जो इशू किया गया है, अगर उसकी वो लैप्स हो गया है तो उसको फिर से इशू किया जा सकता है, और उसी को कहते हैं रीप्रमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस। हालांकि रीप्रमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस पे सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो है, ये जो रीप्रमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये वॉयलेट करता है लेजिस्लेचर के रोल को। क्योंकि भाई सुनो, ऑर्डिनेंस क्या है? ऑर्डिनेंस को किस वजह से रखा गया है? ऑर्डिनेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है कि इमरजेंसी कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशंस में ही इसका यूटिलाइजेशन होगा, इमरजेंसी कंडीशंस में ही इसका यूटिलाइजेशन होगा। अगर ये एक रेगुलर प्रैक्टिस हो जाएगी,
अगर ये एक रेगुलर प्रैक्टिस हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है जो लेजिस्लेचर का रोल है, जो लेजिस्लेचर का रोल है उसका रोल वॉयलेट होगा। साथ ही साथ जो चेक्स एंड बैलेंसेस, जो भी रूलिंग पार्टी है, जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो लेजिस्लेचर चेक एंड बैलेंस इंपोज करती है, वो आपका ऑर्डिनेंस के थ्रू नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्डिनेंस जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा इशू किया जाता है। इसमें कुछ ऐसा कोई मेजॉरिटी या बिल वगैरह इस तरह से पास नहीं किया जाता, ये सिर्फ ऑर्डिनेंस की तरह पास कर दिया जाता है। इसमें कुछ लेजिस्लेचर का रोल नहीं है, प्रेसिडेंट के द्वारा इसे एज इट इज पास कर दिया जाता है। क्योंकि ऑर्डिनेंस का रोल यह है कि इमरजेंसी कंडीशन होगी सिर्फ तभी इसको इशू किया जाएगा। पर क्या होता है बहुत टाइम से, और ये अभी की बात नहीं है, ये आपका इंडिपेंडेंस के बाद से प्रेसिडेंट रूल और फिर आपका गवर्नर का ऑफिस, फिर आपका ऑर्डिनेंस, ये कुछ 2-3 चीजें हैं जो हमेशा जो फेडरल स्ट्रक्चर है भारत का उसमें कहीं ना कहीं ये टसल जो है वो आपकी कंटिन्यू है राइट फ्रॉम इंडिपेंडेंस। जब से इंडिपेंडेंस मिली तब से क्या होता है कि कई सारी जो रूलिंग पार्टी, कई बार रूलिंग पार्टी जो पावर में है, ठीक है, वो क्या करती है कि उन्हें जो चेक्स एंड बैलेंसेस, लेजिस्लेचर के जो चेक्स एंड बैलेंसेस से बचने के लिए कई बार ऑर्डिनेंस का रास्ता जो है वो अपना लिया जाता है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कोट किया है, क्लियरली कोट किया, और आप ये मेंशन भी कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कोट किया 2017 में कि promulgations without legislative consideration would be constitutional and a violation of the legislature's role. The court emphasizes that the power to issue an ordinance should be treated as an emergency measure. सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कोट किया है कि सिर्फ इमरजेंसी के दौरान कुछ ऐसी कंडीशन आ गई भाई कि इमीडिएट एक्शन लेना है और पार्लियामेंट सेशन में नहीं, आप तभी ऑर्डिनेंस का रास्ता अपनाइए। क्योंकि अगर ये रेगुलर प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये एक तो फेडरल स्ट्रक्चर को हार्म करता है, फिर लेजिस्लेचर के रोल को वायलेट करता है, और फिर जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उन पे चेक्स एंड बैलेंस को भी बाईपास करने का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है ऑर्डिनेंस। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट ये कहा है, क्लियरली कोटेड किया है कि ऑर्डिनेंस की प्रैक्टिस जो है वो रेगुलर नहीं होनी चाहिए। इट शुड बी ओनली ट्रीटेड इन एन इमरजेंसी कंडीशन। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशन आ गई, कोई ऐसी आपदा आ गई है, उस तब आप ऑर्डिनेंस का रास्ता अपना सकते हो, वरना जो है ऑर्डिनेंस जो है वो एक वॉयलेटिव है लेजिस्लेचर रोल का, और एग्जीक्यूटिव पे चेक एंड बैलेंस को भी बाईपास करने का ऑप्शन मिलता है। तो ये आपका एडवांटेज है और डिसएडवांटेज। हालांकि मैंने आपको सारी चीजें बता दी हैं, पर इस तरह से आप बॉक्स बना के लिखोगे तो एक आंसर अच्छा रहता है। तो एडवांटेजेस ये है कि भैया क्विक एंड इफेक्टिव एक्शन, ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ इशू करो ऑर्डिनेंस और वो एक्ट बन जाएगा, तो क्विक है। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन जो है तुरंत हो सकती है, बहुत ज्यादा लेजिस्लेटिव हर्डल्स नहीं आएगा, क्योंकि लेजिस्लेटिव का रोल ही नहीं, तो लेजिस्लेटिव हर्डल्स क्या आएंगे। लीगल सर्टेनिटी और क्लैरिटी रहती है भाई, ऑब्वियस सी बात है, प्रॉपरली लीगल सर्टेनिटी रहती, क्लैरिटी रहती कि किस ऑब्जेक्टिव से क्या रोल है, ठीक है, क्या ऑब्जेक्टिव है। और रिस्पॉन्सिवनेस और अकाउंटेबिलिटी भी आपकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच को रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव में का ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है रोल आपका ऑर्डिनेंस में, इस वजह से उनकी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस भी बढ़ती है। अब डिसएडवांटेज सबसे बड़ा यही है कि भैया ये बाईपास करने का ऑप्शन दे देता है, और जो पार्लियामेंट का रोल है, जो पार्लियामेंट रोल या जो लेजिस्लेचर है, जो चेक्स एंड बैलेंसेस प्रोवाइड करता है एग्जीक्यूटिव को ताकि एग्जीक्यूटिव कंट्रोल में रहे, ठीक है, वो बाईपास करने का ऑप्शन मिल जाता है। फिर ये आपका सेपरेशन ऑफ पावर को वॉयलेट करता है, ठीक है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है, अगर ऑर्डिनेंस आ गया तो लेजिस्लेचर का रोल ही वॉयलेट हो गया। जब लेजिस्लेचर का रोल ही वॉयलेट होगा तो वो अल्टीमेटली जो सेपरेशन ऑफ पावर है उसे वॉयलेट करेगा। लीगल इंस्टेबिलिटी रहती है। फिर साथ ही साथ आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके जो ऑर्डिनेंस है, इसे कई बार जो पॉलिटिकल पार्टीज जो कि रूलिंग पार्टीज रहती है वो उससे मिसयूज करती हैं। अगर उन्हें लगता है कि हम ऐसा कोई बिल प्रेजेंट करेंगे जो शायद पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर में जल्दी आसानी से पास नहीं होगा, तो उस बिल को बाईपास करने के लिए ऑर्डिनेंस का रास्ता भी अपना लिया जाता है। तो एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। ऑर्डिनेंस की पूरी कहानी मैंने आपको इस छोटे से वीडियो में समझाने की कोशिश करी है। प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस की प्रॉपर एनालिसिस है, आपसे इस तरह एज इट इज डायरेक्टली मेंस में पूछा गया है, पूछा जा भी सकता है कि जो ऑर्डिनेंस की पावर है उसे कैसे मिसयूज किया जाता है और कैसे आप इसे रोक सकते हो, क्या क्या चीजें जो है इसमें एड ऑन की जा सकती है। तो आप इस तरह के सुप्रीम कोर्ट के एग्जांपल्स और ये जो मैंने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताए हैं, आप इसको एज इट इज जो है वो अपने आंसर्स में लिख सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट रहेगा तो अपने डाउट जो है वो कमेंट में पूछ सकते हो। प्री के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, मेंस की भी मैंने आपको एनालिसिस करके सारी चीजें बता दी हैं। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहेगा। जय हिंद, जय भारत।